आप सबों का अध्याय 8 जिसका नाम है प्रेस एवं संस्कृति, इसमें स्वागत है। लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ये सीरीज है जिसमें हम देखेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए हम लोग अपने काम पर चलते हैं और देखते हैं हमारे लिए क्या है। तो सबसे पहला सवाल है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, छापा खाना के बारे में लिखने के लिए कह रहा है। नाम से ही स्पष्ट है, छापने वाली चीज है। क्या है? छापने वाली चीज है। तो ये इसका जो आविष्कार है ये मानव सभ्यता के लिए कहता है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आग, पहिया और लिपि। देखो, आग हुआ तो खाना बनाने सीखे, पहिया हुआ तो यातायात हुआ, जब एक स्थान से हम दूसरे स्थान जाने लगे, एक दूसरे से मिलने लगे, और लिपि हम पढ़ना लिखना सीखे। लेकिन जब ये छपने लगा तो पूरी मानव सभ्यता पढ़ना शुरू कर दी, इसलिए छापा खाना काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल, गुटेनबर्ग। अब देखो, अब क्या था, छापना था, सब जगह अलग अलग पद्धति थी। तो एक व्यक्ति था गुटेनबर्ग, उसने क्या किया ना, मुद्रण कला को संगठित किया। कोई चीज जब संगठित होती है तो वो मजबूत होती है। तो जब मुद्रण कला संगठित हो गया तो ये मजबूत हो गया। और टाइप बनाने के क्या किया, उपकरण विकसित किया। और जैसे उपकरण विकसित होगा, औद्योगिक क्रांति क्या करती, क्या क्या औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन को बढ़ाया। तो इसने क्या किया, जब ये अक्षर का टाइप बनाने का उपकरण बनाया तो जो लिपि थी, जो किताबें थी, वो हर लोगों के पास पहुंचने लगा। तो आधुनिक मुद्रण यंत्र की क्या हुआ, शुरुआत हुआ। बाइबल, कोई भी चीज बिना धर्म के पूरे नहीं हो सकती है। लोगों को दिशा दिखाने के लिए धर्म की आवश्यकता है। धर्म क्या करती है, लोगों को जीना सिखाती है। तो यूरोप में एक अलग धर्म का विकास हुआ। तो गुटेनबर्ग ने क्या किया ना, बाइबल छापना शुरू किया। तो जो बाइबल अभी सिर्फ पादरी पढ़ते थे ना, उसे आम लोग भी पढ़ना शुरू किए। उसको बाद में किसने पूरा किया, फर्स्ट और शोफर ने पूरा किया। बाद में गुटेनबर्ग ने 36 लाइन में ही बाइबल को छाप दिया। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। रेशम मार्ग। रेशम मार्ग क्या है, यहाँ से चाइना वाला जो रास्ता है वही रेशम मार्ग है। समरकंद, पर्सिया और सीरिया वाला मार्ग जो रेशम मार्ग कहलाता है, जिससे मुद्रण कला एशिया से यूरोप पहुंचा। देखो, जितना चीज विकसित हुआ था ना शुरू शुरू में चाइना में हुआ, चाहे कागज हो, चाहे बारूद हो, चाहे रेशम हो। तो रेशम जिस मार्ग से होकर के यूरोप पहुंचा था उसको हम लोग रेशम मार्ग कहते हैं। तो वो मार्ग कौन था, ये था। तो जब कागज का आविष्कार हुआ ना चाइना में, तो ये भी इसी तरह से एशिया से यूरोप पहुंचा था। मराठा। मराठा क्या है, समाचार पत्र है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है मराठा क्या है, समाचार पत्र है। किसने शुरू किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। कहां से शुरू किया था, बंबई में। कब, 1881 में। अभी नाम है मुंबई। यंग इंडिया, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन में, यंग इंडिया को किसने शुरू किया था, तो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। तो महात्मा गांधी द्वारा यह संपादित है यंग इंडिया। इसने क्या किया, राष्ट्रवादी आंदोलन के विचारों का प्रचार प्रसार किया। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में। कब, 1878 ईस्वी में। एक अंग्रेज महोदय थे, नाम था उनका लिटन। उसने क्या किया, देसी भाषा में जो अखबार निकल रहे थे उसको नियंत्रण करने का प्रयास किया, क्योंकि देसी भाषा में जो अखबार निकलते थे उसे आम लोग पढ़ते थे और राष्ट्रवादी आंदोलन में भाग लेते थे। तो इसको नियंत्रित करने के लिए उसने एक प्रेस एक्ट बनाया, जिसका क्या नाम रखा उसने, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। सर सैयद अहमद, 1857 के बाद सर सैयद अहमद खान ने उर्दू प्रेस के माध्यम से, मुस्लिम थे तो इनका जो प्रेस था वो किस माध्यम में था, उर्दू प्रेस में था, राजनीति में उभरे। परंतु उनके विचार कांग्रेस से क्या थे, भिन्न थे। प्रोटेस्टेंटवाद, ईसाई धर्म दो धर्म में विभाजित है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो मार्टिन लूथर ने क्या किया, प्रेस की मदद से चर्च की कृतियों को उजागर किया। चर्च में बहुत सारी बुराइयां थी, तो इससे क्या हुआ, प्रोटेस्टेंट विचारधारा का क्या हुआ ना, यहां से जन्म हुआ। मार्टिन लूथर ने चर्च की बुराइयों की आलोचना की। उन्होंने क्या किया, अपने लेख को गिरजाघर में टांग कर क्या किया, फैला दिया, जो बाद में लोगों में बहुत लोकप्रिय हुआ। अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गया। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को देख रहे हैं। तो चलो देखते हैं।
गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया? अभी हम लोगों ने पढ़ा है मुद्रण यंत्र का विकास किसने किया? गुटेनबर्ग ने किया। तो कहा कैसे किया? तो देखो सबसे पहले उसने क्या किया? संगठित किया। जब उसने मुद्रण कला को संगठित किया तो उसको समझ में आ गया कि हमको करना क्या है। तो सबसे पहले उसने क्या किया? टाइप बनाने के लिए पंच, मैट्रिक्स और मोल्ड बनाए उसको। फिर क्या हुआ? धातु से टाइप बनाए, धातु की चीजें मुड़ेगी नहीं, उसके लिए स्याही बनाया और हैंड प्रेस विकसित किया। अभी भी जो मोहर मारते हैं ना, यह उसी का एक प्रकार है। तैयार टाइप को बेड पर कसकर स्याही लगा दिया जाता था। हम लोग क्या करते हैं, अभी जो मोहर मारते हैं वहां स्याही लगा होता है, उसको लेकर के लगा देते हैं और कागज पे रख के प्लेट से दबाकर मुद्रण किया जाता था। छापाखाना यूरोप कैसे पहुंचा? यूरोप पहुंचा था, कहीं से पहुंचा होगा तो चलो देखते हैं। बताए थे मुद्रण कला की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। चीनी भाषा जो है ना काफी जटिल है, तो चीनी भाषा का जो जटिल अक्षर होता था ना, उस कारण वहां का उतना विकास उसका नहीं हो पाया। तो यह कला जो है रेशम मार्ग के द्वारा व्यापारियों द्वारा यूरोप पहुंचा। व्यापारी लोग यूरोप से आए होंगे, चाइना जब जाने लगे होंगे तो ये लेकर के यूरोप पहुंच गए होंगे। सबसे पहले कहाँ पहुंचा? रोम पहुंचा, फिर जर्मनी सहित अन्य देशों में तेजी से फैल गया। इनक्विजिशन से आप क्या समझते हैं? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो देखो, इनक्विजिशन जो है एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा रोमन कैथोलिक चर्च अपने विरोधी विचारों को दबाता था। देखो, चर्च में काफी बुराइयां थी, तो रोमन कैथोलिक चर्च क्या करता था ना, जब बुराई होगा तो उसका क्या होगा? विरोध होगा। तो विरोध को दबाना था, तो उसने एक प्रक्रिया अपनाई जिसका नाम क्या रखा गया? इक्विजिशन। तो कैसे? अब था कि दबाता था, तो सवाल है कैसे दबाता था? तो वह क्या करता था, जो भी लेखक होता था, प्रकाशक होता था या पुस्तक विक्रेता होता था, उस पर यह लागू करता था। ये जो चर्च की मान्यताओं के विपरीत विचार फैलाते थे। अब सवाल है, ये जो रोकता था, क्यों रोकता था? क्योंकि चर्च का उद्देश्य था कि आम जनता तक ये विचार नहीं पहुंचे। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं चौथा नंबर सवाल। पांडुलिपि क्या है? इसकी क्या उपयोगिता है? तो देखो, पांडुलिपि क्या होता है? हाथ से लिखा जाता है। तो जो भी चीज हाथ से लिखी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। तो हाथ से कब लिखा जाता था? जब मशीन नहीं था, यानी छापाखाना आने से पहले भारत में इसकी समृद्ध परंपरा थी। तो यह किसी कागज के पर लिखा जाता होगा या किसी पेड़ के छाल पे लिखा जाता होगा, तो जिस कारण से यह महंगी था और नाजुक होता था और पढ़ने में भी क्या था? कठिन था। तो कोई चीज जो महंगी होगी, नाजुक होगी और पढ़ने में कठिन होगी, तो वह आम लोगों की पहुंच से क्या होगा? बाहर होगा। आम लोग उसको नहीं खरीद सकता था। तो जो आम नहीं होगा, खास होगा, तो खास चीज क्या होता है? या तो ऐतिहासिक चीज के लिए लिखा जाता था, या धार्मिक चीज के लिए लिखा जाता था, या संस्कृत ज्ञान के लिए लिखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, लॉर्ड लिटन ने राष्ट्रीय आंदोलन को गतिमान बनाया कैसे? देखो, 1878 ईस्वी में इस महोदय ने क्या किया? एक एक्ट लागू किया जिसका नाम रखा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इनका कहना था जो भी देसी भाषा में समाचार पत्र है उसको उन्होंने नियंत्रण करने का कोशिश किया। क्यों नियंत्रण करने का कोशिश हुआ? क्योंकि लोग इसको पढ़ के जागरूक नहीं बने और आजादी के आंदोलन में भाग नहीं ले। लेकिन यह अधिनियम क्या था? भेदभाव पूर्ण था। तो क्या हुआ? और प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करता था। तो लोग में क्या होगा? जब भी किसी चीज को दबाइएगा, वो भेदभाव पूर्ण होगा, तो जनता में असंतोष फैलेगा। जनता में क्या फैलेगा? असंतोष। जब असंतोष फैलेगा तो उल्ट हो गया, उल्टा राष्ट्रीयता की जो भावना थी वो और अधिक तेज हो गई। क्लियर हो गया? लघु उत्तरीय प्रश्न भी समाप्त हो गया। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो चलो हम लोग इसको देखते हैं। पहला सवाल, मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया? तो चलो देखते हैं। मुद्रण क्रांति जो हुआ, इसने समाज के हर वर्ग तक किताब पहुंचाई। अभी तक जो पांडुलिपि अभिजात वर्ग तक सीमित था, वो किताब के छपने से हर व्यक्ति तक पहुंच गया वो जानकारी। तो इससे क्या होगा? जब किताब पहुंची तो लोगों ने पढ़ना शुरू किया। जैसे पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ी तो एक नया
वर्ग बन गया पाठक वर्ग। अब देखो, अभी रील्स का दुनिया चलता है, तो रील्स देखने वाला एक अलग वर्ग है। तो क्या हुआ, जब लोग पढ़ने लगे तो लोगों को सोचने की क्षमता बढ़ी, वो लोग समझने लगे और एक दूसरे से तर्क करने लगे क्या सही है और क्या गलत है। पुस्तकों के माध्यम से विचारों का तेजी से प्रसार हुआ। कोई व्यक्ति को अपना विचार फैलाना था तो उसने क्या किया, किताब में उस बात को लिख दिया, तो विचार क्या हुआ, तेजी से फैल गया। जब विचार फैला, मानवतावाद और तर्कवाद को बढ़ावा मिला। अच्छी विचार और खराब विचार दोनों फैलता है, लेकिन स्वीकार क्या होता है, जो अच्छा विचार होता है। तो उस समय धार्मिक और सामाजिक आंदोलन की शुरुआत हुई। इन जो दोनों जगह बुराइयां थी तो इस दोनों को सुधार का आंदोलन हुआ। अब क्या हुआ ना, मुद्रण कला से किताबें भी सस्ती हो गई, पंचांग, इतिहास, सारा चीज पढ़ा जाने लगा। यह एक प्रकार का बौद्धिक क्रांति था। जिस तरह से औद्योगिक क्रांति हुआ, तो यह बौद्धिक क्रांति हुआ, क्योंकि हर लोगों की बुद्धि क्या हुआ, बदलने लगा। ठीक है। प्रसिद्ध वैज्ञानिकों और विचारकों की रचनाएं जैसे न्यूटन, वोल्टेयर, टॉम पेन आदि सभी छपने लगा और पढ़ने लगा। जब कोई चीज पढ़ने लगेगा तो लोगों में जागरूकता आएगी, शिक्षा का विचार और विचार होगा, और सारा चीज क्या होगा, स्वतंत्रता को बल मिला। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं, मुद्रण क्रांति न केवल आधुनिक विश्व को प्रभावित किया, बल्कि उसे पूरी तरह बदल कर नया स्वरूप दिया। पूरा चीज को ही इसने बदल दिया। तो क्लियर हो गया पहला नंबर क्वेश्चन। चलते हैं अब हम लोग दूसरा नंबर सवाल की ओर, देखते हैं क्या है। 19वीं सदी में भारत में प्रेस के विकास को रेखांकित कीजिए। कैसे कैसे विकास हुआ है उसको देखते हैं। देखो, प्रेस का विकास जब अपने देश में हुआ, इसने सबसे पहला काम किया, छपने लगा। तो छपता क्या है, विचार छपता है। तो जब विचार छपा तो वो लोग एक विचार को, एक किसी ने अपने विचार को छापा, दूसरे लोग ने पढ़ा, तो क्या हुआ, प्रचार और प्रसार हुआ। जैसे प्रचार प्रसार हुआ तो जन जागरण हुआ, क्योंकि पढ़ने वाला क्या है, जनता है। तो सबसे पहला काम जो है, गंगाधर नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने 1816 ईस्वी में बंगाल गजट प्रकाशित किया। ठीक है। ठीक 5 साल बाद राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी और फारसी में मिरातुल अखबार निकाला। तो अब देखो क्या हुआ, तो दो व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ लिए, लेकिन इस दौरान क्या हुआ ना, भारतीयों और उसके साथ साथ अंग्रेज भी जो थे, दोनों अलग अनेक समाचार पत्र निकाल रहे थे। ये अपने बात को सही साबित करने के लिए निकाल रहा था, और भारतीय अपनी बात को सही साबित करने के लिए निकाल रहा था। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, नाम से ही पत्र लग रहा है अंग्रेजी है, स्टेट्समैन, हिंदू पेट्रियट, इंडियन मिरर आदि। अब जो हमारे बापू थे वो क्यों पीछे रहते, तो उन्होंने भी यंग इंडिया और हरिजन के माध्यम से राष्ट्रवाद को बल दिया। इस तरह हम देखते हैं कि प्रेस ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाई। तो जब अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठेगा तो राष्ट्रीयता की भावना फैलेगी और जनमत तैयार हुआ। हिंदी अंग्रेजी की हमने बात कर ली, अब चलो उर्दू के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो ये जो उर्दू प्रेस ने है ना, इसने भी प्रगति की। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेस ने समाज में राजनीतिक और सामाजिक चेतना को जागृत कर भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को दिशा दिया। देखो, राष्ट्रीय आंदोलन को दिशा मिलेगा, इसको कब मिलेगा, जब लोगों में राजनीतिक और सामाजिक चेतना जगेगी। अब हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं तीसरा नंबर क्या है। भारतीय प्रेस की विशेषताओं को लिखें। तो देखो, इसका विशेषता की बात कर रहे हैं। तो देखो, प्रारंभ में जब प्रेस आया, कोई भी चीज की जो शुरुआत होती है तो उसका प्रभाव क्या होता है, सीमित होता है। तो प्रारंभ में जो है ना, जागरूकता की कमी थी, तो कमी के कारण क्या हुआ, प्रेस का प्रभाव सीमित रहा। परंतु समय के साथ क्या हुआ ना, लोग पढ़ने लगे, तो प्रेस जो है सामाजिक और राजनीतिक सुधार का माध्यम बना। तो भारतीय प्रेस का दो प्रकार था, एक जो भारतीय ही कर रहे थे और दूसरा जो भारतीय अंग्रेजी दोनों कर रहे थे। एक हुआ एंग्लो इंडियन प्रेस और दूसरा हुआ भारतीय प्रेस। ये जो एंग्लो इंडियन था, देखो नाम से ही इंग्लिश वाला नाम है, तो ये क्या करता था, अंग्रेजों के हित में कार्य करता था।
ये जो लिखता था वो अंग्रेजों के फेवर में लिखता था और फूट डालो शासन करो की नीति का समर्थन करता था। अंग्रेज के फेवर में लिखता था तो अंग्रेज क्या कर रहा था? अंग्रेज करता था फूट डालो शासन करो। जबकि भारतीय प्रेस को क्या करना था? आजादी चाहिए थी। तो ये क्या करता था, उसके बाद को लोग समझे तो भारतीय भाषा में भी छापता था और कुछ अंग्रेजी वाले लोगों को भी समझाना था तो अंग्रेजी में भी चीजों को छापता था। इससे क्या हुआ? जनता जागरूक हो रही थी। यह अब जो भारतीय प्रेस था वो धर्म पर भी बात करता था, समाज और शासन की विसंगतियों की भी आलोचना करता था कि ये चीज गलत है, ये चीज नहीं होना चाहिए। और जब गलती की आलोचना करेगा तो वो सुधार आंदोलन को बल देगा कि आप सुधार के लिए आंदोलन कीजिए। तो ये सब काम, अब सवाल है करता कौन था? तो करते थे राजा राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने। इन्होंने क्या किया? इनको लगा कि अगर हमको स्वराज चाहिए तो राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस को मजबूत बनाना होगा। इस तरह से हम देखते हैं प्रेस ने क्या किया? जनमत तैयार किया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को सशक्त बनाने का कार्य किया। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया? तो देखो, इसने क्या किया? दिशा दिया। कैसे दिशा दिया? लोगों में जन जागरण किया और राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। तो ये काम कैसे होगा? हमारे ऊपर, इस देश के ऊपर शासन था अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों की जो नीतियां थी उसका इसने क्या किया? आलोचना किया। जब अंग्रेजों की नीतियों की आलोचना होने लगा तो जनता को लगा कि अंग्रेज अन्याय कर रहा है, तो जनता में क्या फैला? असंतोष फैला। यहीं तक नहीं था, उसने कहा भारतीय समाज में भी काफी बुराइयां हैं, तो उसने क्या किया? अपने लेखों के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाई। तो जब बुराई का विरोध करना है तो विरोध एक व्यक्ति नहीं करेगा, हमेशा 1000, 10,000, 50,000 लोग फैलेगा। यानी 50,000 लोग किसी एक चीज पर एक हुआ, यानी एकता हुई। तो इस तरह से क्या हुआ? राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। अब जो विचार किसी एक व्यक्ति तक सीमित था वह इस प्रेस के माध्यम से, अखबार के माध्यम से फैलने लगा, आदान प्रदान होने लगा। तो जब आदान प्रदान होने लगा तो क्या हुआ? आंदोलन को बल मिला। यहीं पे लॉर्ड लिटन ने क्या किया? एक एक्ट बनाया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और कहा प्रेस को नकेल कसने की जरूरत है। लेकिन वह उल्टा, लोग जागरूक हो चुके थे तो क्या हुआ? आंदोलन और तेज हो गया। इसी क्रम में लगा कि हिंदू मुस्लिम एकता जरूरी है, तो अखबार वालों ने हिंदू मुस्लिम एकता का भी बढ़ावा दिया और ईसाई मिशनरियों के विरोध में प्रेस ने कार्य किया। समाचार पत्रों ने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने, उपेक्षित समुदाय की आवाज बनने और शोषण के खिलाफ जनमत तैयार करने में सहायता की। देखो, समाचार पत्र का हमको अंग्रेज से भी आजाद होना है, लेकिन इसके अलावा उसने ये भी कहा हमारे समाज में बहुत तबका ऐसा है जो पिछड़ा हुआ है, हमको, इसने उसका भी आवाज बना, दलितों का भी आवाज बना, पिछड़ों का भी आवाज बना, जितनी महिलाएं थी जो दबी हुई थी उसका भी आवाज बना, यानी शोषण के खिलाफ एक जनमत तैयार किया। इस प्रकार हम देखते हैं प्रेस स्वतंत्रता आंदोलन का एक शक्तिशाली औजार बना। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल, मुद्रण यंत्र की विकास यात्रा को रेखांकित करें, यह आधुनिक स्वरूप में कैसे पहुंचा? चलो इसको फिर से करते हैं। इसका जो विकास है ये धीरे धीरे हुआ और विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से हुआ। सबसे पहले किसका विकास हुआ? ब्लॉक प्रिंटिंग का शुरुआत हुआ। 1005 ईस्वी तक आते आते कागज बनाने की तकनीक आ गई और 1041 ईस्वी में पी सेंग ने मिट्टी के टाइप बनाए। चाइना में विकास हुआ था, नाम सही क्लियर है। फिर कोरिया में, चाइना के बगल में ही है कोरिया, तो कोरिया में धातु का टाइप बना। कोरिया में क्या बना? धातु का टाइप बना। और धीरे धीरे विकास हुआ तो एक समय ऐसा भी आया जब किताब छपा। क्या छपा? किताब। और समय था 13वीं सदी। ये सब काम कहाँ हो रहा था? एशिया में हो रहा था। अब इसको जाना था यूरोप, तो यूरोप का कुछ व्यापारी पहुंचा होगा चाइना, तो ये पहुंचा यूरोप। कैसे पहुंचा?
समरकंद और सीरिया के रास्ते, जिस रास्ते से वो लोग व्यापार करने आते थे। 11वीं सदी में कागज बनाने की कला यूरोप पहुंची। कागज कैसे बनेगा, यूरोप पहुंच गया। तो 1336 ईस्वी में जर्मनी में पहला पेपर मिल बना। अब देखो, जब कागज बनाने की कला जब यूरोप पहुंच गई, तो यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो रही थी। तो वहां के लोगों को लगा कि क्यों नहीं कागज बनाने की फैक्ट्री बनाई जाए। तो 1336 ईस्वी में जर्मनी में एक पेपर मिल बना। जब क्रांति की शुरुआत हुई तो एक व्यक्ति था, उसका नाम था जोहान्स गुटेनबर्ग। उसने 1440 ईस्वी में एक मूवेबल टाइप बनाया। इसके अलावा टाइप कास्टिंग, स्याही और हैंड प्रेस का निर्माण किया। उसने क्या छापा, बाइबल। और जब बाइबल छापा तो कोई पढ़े या नहीं पढ़े, सारे लोग धर्म ग्रंथ को जरूर पढ़ते हैं, इसलिए उसने बाइबल को छापी। तो इसने एक तरह से मुद्रण क्रांति का आरंभ हो गया। यह यंत्र सस्ता था, तेज था और स्पष्ट था। इसी तकनीक के आधार पर आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण हुआ है। तो क्लियर हो गया है, समाप्त हो गया। ईश्वर आप लोगों को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।